अस्सलाम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की। तो स्टूडेंट चलते हैं टॉपिक की तरफ। जिस तरफ प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था, तो जिन स्टूडेंट्स ने क्रॉस प्रोडक्ट को नहीं समझा है तो सबसे पहले वो जाएं और क्रॉस प्रोडक्ट को समझें और तब जाके उनको करेक्टरिस्टिक्स और क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आएगी। तो चलते हैं स्टूडेंट्स टॉपिक की तरफ। तो सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है स्टूडेंट ये है, क्रॉस प्रोडक्ट की सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। क्यों? यहां पर ये बात है, ए क्रॉस बी बराबर होता था किसके? ए बी साइन थीटा, और साथ में एन कैप के, और बी क्रॉस ए स्टूडेंट बराबर होता था किसके? बी ए साइन थीटा या फिर एन कैप के। अब ये बराबर क्यों नहीं होते थे? मैंने आप लोगों को डायग्राम के जरिए बताया था। ये ए वेक्टर है, ये स्टूडेंट्स क्या है? बी वेक्टर है, और ये इनके दरमियान एंगल क्या है? थीटा है। इस केस में जब आप ए क्रॉस बी करते हो तो ए क्रॉस बी मतलब राइट हैंड रूल लगाते हो, तो लोवेस्ट पॉसिबल एंगल की तरफ जब आप हाथ कर्ल करते हो तो डायरेक्शन क्या होती है? ऊपर की तरफ। इसका मतलब थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? ऊपर की तरफ। और जबकि बी क्रॉस ए के केस में आप क्या करते हो? नीचे की तरफ। इसका मतलब थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? नीचे की तरफ। इसका मतलब थर्ड जो वेक्टर आ रहा है इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम तो आ रहा है इस केस में, मगर डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तभी आपने क्या कहा? ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी में बी इक्वल टू बी क्रॉस ए इन विच केस? किस केस में इक्वल हो सकता है? ए क्रॉस बी तब उस केस में इक्वल हो सकता है जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करें किसको? बी क्रॉस ए को। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स के ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या है? सी वेक्टर की ऊपर की तरफ है। सिमिलरली बी क्रॉस ए में डायरेक्शन क्या है? सी वेक्टर की नीचे की तरफ है। अगर आप इन दोनों डायरेक्शन को सेम करना चाहते हो तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, किसी वेक्टर को आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, डायरेक्शन क्या हो जाती है? अपोजिट हो जाती है। तो इस केस में जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो सी वेक्टर है ये बेसिकली बी और ए कंबाइन होकर क्या मिला है? सी मिला। यहाँ पर ए और बी कंबाइन मिलकर हमें सी वेक्टर मिला है। तो इसका मतलब सी वेक्टर की डायरेक्शन को सेम रखना है तो हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, जिसके बाद ये क्या हो जाएगा? ऊपर माइनस करने के बाद। इसका मतलब माइनस जब हम करेंगे तब ये केस होल्ड होती है, वैसे केस होल्ड नहीं होती। तो उम्मीद है स्टूडेंट फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आई होगी, क्योंकि ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट में अभी डिस्कस किया था, तो बेहतर है आप वहां जाके उसको पहले समझ लें। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी इज 90 डिग्री। अगर एंगल कितना हो स्टूडेंट्स? 90 डिग्री हो तो क्या होगा? मिसाल के तौर पर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इनके दरमियान एंगल कितना होगा स्टूडेंट्स? 90 डिग्री होगा। तो इस केस में फार्मूला क्या बनेगा? ए क्रॉस बी जब आप करोगे क्या मिलेगा? ए बी साइन थीटा मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? ए के मिलेगा। तो ए क्रॉस बी बराबर है किसके? ए बी साइन थीटा की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? 90, और उसी तरह ए बी साइन 90 किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स? 1 के। इसका मतलब इस रिजल्ट पे आपको क्या शो करेगा? मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। क्या शो करेगा? मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। और उसी तरह जब आप बात करते हो ए एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो एक्स एक्सिस में कौन सा यूनिट वेक्टर होता है स्टूडेंट? आई कैप। और वाई बी किसके अलोंग होता है? वाई एक्सिस में। और वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स? जे कैप। अब आप अगर इस बात को यूनिट वेक्टर्स के लिहाज से लेते हो तो क्या होगा स्टूडेंट्स? यूनिट वेक्टर्स के लिहाज से लोगे तो यूनिट वेक्टर के लिहाज से क्या होगा? यूनिट वेक्टर बराबर होते थे किसके? आई क्रॉस जे के। तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स? बेसिकली यूनिट वेक्टर्स आप 3D में लेते थे। एक और यूनिट वेक्टर है बेसिकली सी का, जो अब सी जो है वो यहां पर मैं बना नहीं सकता हूं। यहां पर देखें, ये आई कैप है, ये जे कैप है, और ये क्या है स्टूडेंट्स? के कैप है। आई कैप, जे कैप और के कैप, ये 3 यूनिट वेक्टर्स हैं। आई एक्स एक्सिस के लिए, वाई जे वाई एक्सिस के लिए, और के जेड एक्सिस के लिए। आई क्रॉस जे क्या होगा? मैंने आप लोगों को बताया था यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है स्टूडेंट्स? 1। आई क्रॉस जे क्या मिला स्टूडेंट्स? एंगल साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री क्या होता है स्टूडेंट्स? 1। इसका मतलब आई क्रॉस जे क्या मिला स्टूडेंट्स आप लोगों को? 1। जबकि डॉट प्रोडक्ट के केस में क्या था? आई क्रॉस जे आपको क्या मिल रहा था स्टूडेंट्स? 0 डिग्री। जबकि उसी तरह आगे बढ़ेंगे, अब किसकी बारी आएगी? आई क्रॉस जे होगी। अब किसकी बारी आएगी? जे क्रॉस
के, जे क्रॉस के की बारी आएगी, फिर के क्रॉस आई की बारी आएगी। अब जे क्रॉस के करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, जे क्रॉस के करने आपको क्या मिला स्टूडेंट, बेसिकली एक सर्कल मिला। जब जे क्रॉस के करेंगे, जे क्रॉस के कर लेंगे तब भी क्या मिलेगा स्टूडेंट्स आपको 1, क्योंकि तब भी 90 का एंगल। और इसी तरह के क्रॉस आई करेंगे तब भी स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या मिलेगा 1। तो इस केस में यूनिट वेक्टर्स के केस में, क्रॉस प्रोडक्ट के केस में आई क्रॉस जे क्या होता है 1, आई क्रॉस जे क्या होता है 1, जे क्रॉस के क्या होता है स्टूडेंट्स 1 और के क्रॉस आई क्या होता है स्टूडेंट्स 1। जबकि डॉट प्रोडक्ट के केस में क्या था, आई क्रॉस जे 0, जे क्रॉस आई 0, के क्रॉस आई 0, जे क्रॉस के सॉरी 0, के और आई क्या हो जाता था 0 हो जाता था। तो उसी तरह स्टूडेंट जब हम आगे बढ़ेंगे और थर्ड प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी में स्टूडेंट्स देखें, इफ एंगल थीटा बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना है, इस 0 डिग्री या 180 डिग्री। क्यों, इन दोनों केसेस में क्या होगा, रिजल्ट 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, रिजल्ट 0 मिलेगा। इसका मतलब एक केस में 0 डिग्री होगा, ये वेक्टर ए है, तो वेक्टर बी की डायरेक्शन भी क्या होगी, इसके अलोंग होगी, और बी की डायरेक्शन भी इसके अलोंग। एंगल कितना होगा स्टूडेंट 0, इस डिग्री, इस एंगल पर समझते हैं मिसाल के तौर पर ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, ए बी साइन थीटा और साथ में क्या आएगा एन कैप। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 0 डिग्री और साथ में क्या लिखा एन कैप। ए क्रॉस बी क्या मिला, साइन 0 हमेशा किसके बराबर होता है स्टूडेंट 0 के, और साथ में क्या लिखा एन कैप। इसका मतलब आप लोगों को क्या मिला, जब किसी भी वेक्टर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको एक वेक्टर मिलता है, इसको हमने क्या कहा था, नॉन वेक्टर कहा था। और आप लोग 0 लिख देते इसका मतलब आप गलत। तो 0 एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि हम पढ़ रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर के प्रोडक्ट से हमें क्या मिले, एक वेक्टर क्वांटिटी मिले। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी 0 के एंगल पर एक वेक्टर क्वांटिटी देता है, और इस वेक्टर क्वांटिटी का नाम क्या है, नल वेक्टर देता है। क्या देता है, नल वेक्टर। और नल वेक्टर क्या था, जिसका मैग्नीट्यूड 0 और आर्बिट्री डायरेक्शन हो। तो स्टूडेंट उसी तरह केस नंबर 2 पे आ जाते हैं, व्हेन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज, when the angle between vector is 180 degree. If this is vector A, this is vector B, the angle between this vector is 180 degree. तो केस क्या बनेगी, केस वही बनेगी, A क्रॉस B is equal to AB sin theta n k. It means AB sin 180 degree, and in trigonometric ratios sin 180 is 0. And in this case there is also a null vector. इस केस में भी क्या आएगा, नल वेक्टर। मैं फिर बता रहा हूं, मैं आप लोगों को वार्न कर रहा हूं कि 0 नहीं लिखना है, आप लोग नल वेक्टर लिखें। तो उम्मीद है स्टूडेंट यहां तक आप लोगों को ये बात क्लियर होगी। तो यूनिट वेक्टर के केसेस में क्या होगा, यूनिट वेक्टर के केसेस में ये केस क्या बन जाएंगी, तो इसको समझ लें, इसको क्या करेंगे आप लोग समझ लें, यूनिट वेक्टर के केसेस में क्या होगा। यूनिट वेक्टर के केसेस में स्टूडेंट यहां पर देखें, यूनिट वेक्टर के केसेस में मिसाल के तौर पर यूनिट वेक्टर, 4 यूनिट वेक्टर्स अब पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो इसका मतलब ए की जो डायरेक्शन है उसी की डायरेक्शन बी है। तो ए किस पर था, एक्स एक्सिस पे था। अगर बी वाई एक्सिस में है तो ए भी वाई एक्सिस में होगा। अगर कोई भी वेक्टर किसी भी एक्सिस में है तो उसी एक्सिस में दूसरा वेक्टर भी होगा, मुकम्मल उसके क्या है, पैरेलल केस है। तो इसका मतलब इस केस में आई यूनिट वेक्टर क्रॉस लेंगे किसके साथ, आई के साथ, तो क्या बनेगा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्टूडेंट्स हमेशा क्या होता है, 1 क्रॉस हमेशा किसको शो करता है, साइन थीटा, और साथ में क्या है एन कैप। जहां तक बात साइन थीटा की कि हमेशा क्रॉस में साइन क्यों आता है, इसको समझने के लिए आपको टॉर्क का टॉपिक समझना पड़ेगा, जो कि आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखें 1 और साइन एंगल कितना है स्टूडेंट 0 डिग्री, और 0 डिग्री पे ये सारा क्या हो जाएगा, ये सारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 वेक्टर। आई क्रॉस आई इज बेसिकली a 0 वेक्टर, या फिर इसको आप देख सकते हो यूनिट वेक्टर।
आप इसको नहीं भी लिख सकते हो कि आई क्रॉस आई का रिजल्ट हमेशा क्या आता है, 0 यूनिट वेक्टर। या आप लिख भी नहीं सकते हो या आप नहीं भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। इसी तरह जे क्रॉस जे जब आप करते हो तो 1 1 और साइन क्या आएगा स्टूडेंट, 0 डिग्री। यहाँ भी क्या मिलेगा, 0 यूनिट वेक्टर। और इसी तरह के क्रॉस के करते हो 1 1, साइन क्या मिला स्टूडेंट, 0 डिग्री। और यहाँ भी क्या मिलेगा, 0 यूनिट वेक्टर। जब आप किसी भी कैलकुलेशन में 0 लिखना नहीं है, या तो आप उसको लिखें ही ना, लिखना है तो यूनिट वेक्टर के साथ या वेक्टर का आइडेंटिफिकेशन उसको दे दें। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये प्रॉपर्टी भी समझ में आई होगी। उसी तरह स्टूडेंट्स मैं आप लोगों के सामने चौथी प्रॉपर्टी बयान करना चाहता हूं। और चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है, द सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अगर हम वेक्टर्स को उन्हीं के साथ ही मल्टीप्लाई करें, द सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ नल वेक्टर। ये केस और तीसरी केस सेम है। उस केस में भी नल वेक्टर आ रहा था, इस केस में भी क्या आ रहा है, नल वेक्टर। क्यों आ रहा है, अब यहां पर देखिए। अब हमने वेक्टर को अपने आप से ही करना है। ए क्रॉस ए किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर sin theta. It means a is along x axis. It means the angle is 0 degree. Or sin 0 degree, you know that what is the value of sin 0 degree is 0. It means we have a null vector, and null vector is represented by 0 arrow. Clear? Similarly for b cross b, what is the result, b ka square sin theta, and the angle between this is 0 degree, and it means this is also a 0 vector. So I think this is clear. आप लोगों को समझ में आया होगा कि सेल्फ प्रोडक्ट क्या होता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। अब आगे जाके मैं आप लोगों के सामने क्या करूंगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बेसिस पर डिस्कस करूंगा। क्रॉस प्रोडक्ट पांचवी प्रॉपर्टी है, ये अभी हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के केसेस में क्या होगा। मैंने आपको बताया था जब आप एक्स एक्सिस की बात करते हो तो वहां पर यूनिट वेक्टर आई कैप, व्हेन यू आर डिस्कसिंग वाई एक्सिस देन द यूनिट वेक्टर इज जे कैप, एंड व्हेन यू आर डिस्कसिंग जेड एक्सिस देन द यूनिट वेक्टर इज के कैप। सो मूव हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर सबसे पहले चीज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स in terms of their rectangular components की केसेस में हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये बोर्ड आपका भी ज्यादा टाइम लेगा, ज्यादा जगह लेगा। तो इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट बताना चाहता हूं, और वो कंसेप्ट ये है कि आप एक सर्कल बना दें और उस सर्कल में क्या करें, इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप यहाँ पर आई कैप, ये क्या बना स्टूडेंट्स जे कैप, और ये क्या बना स्टूडेंट्स के कैप। इस कंसेप्ट को आप ध्यान से सुन लें स्टूडेंट्स। जब आप आई और जे को यहां से जब आप मूव करते हैं, आई और जे, आई क्रॉस जे करते हैं तो स्टूडेंट हमेशा क्या मिलता है आपको, आई क्रॉस जे करते हो तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, हमेशा आपको के कैप। और दूसरी बात, उसी तरह मूव करते हुए अब आई और जे को नहीं लेना, अब जे और के को लेना है। जब आप जे और के को लोगे तो स्टूडेंट्स आपको क्या मिलेगा, आई के। इससे कंफ्यूजन होगी, जे और के को लोगे तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, आई के। अब आप जे क्रॉस के कैप करते हो तो स्टूडेंट्स आपको क्या मिलेगा, आई के। उसी तरह बात यहां पर आई, आप के और आई को ले लें। किसको लेना स्टूडेंट्स, के और आई को ले लें तो आपको क्या मिलेगा, जे के। के यूनिट वेक्टर क्रॉस आई यूनिट वेक्टर, तो आप लोगों को क्या मिला स्टूडेंट्स, जे के। क्या मिला, जे के। उसी तरह अब नेक्स्ट केस को समझ लें। अब नेक्स्ट केस को समझने के लिए आप क्या करें, अब इस तरह मूव करें। इस केस में इस तरह मूव हो रहा था, इस केस में अब इस तरह मूव करें। जब इस तरह मूव करेंगे तो दो क्रॉस प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन तीसरा आएगा और उसका रिजल्ट क्या होगा, माइनस। अब जिस तरह आई और के को मिलाएंगे आप, आई क्रॉस के कैप, यहां से यहां
सॉरी आई क्रॉस के क्या आएगा जे के, और अब इस केस में क्या होगा माइनस जे। उसी तरह के और जे के क्रॉस जे के, क्योंकि आप इस तरफ मूव हो रहे हैं, इस केस में आप इस तरफ मूव हो रहे थे। समझ में आया स्टूडेंट्स? आई क्रॉस के हमेशा क्या आता है माइनस जे के। उसी तरह के क्रॉस जे के की बात करते हो, के क्रॉस जे की बात करते हो तो क्या आएगा माइनस का आई कैप। उसी तरह जे क्रॉस आई कैप, जे क्रॉस आई कैप हमेशा किसके बराबर होगा, जे क्रॉस आई कैप हमेशा किसके बराबर होगा माइनस का के कैप। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स यहां तक आप लोगों को बात क्लियर है। जे क्रॉस आई, अब यहां पर देखें, यहां पर आई क्रॉस जे था, आई क्रॉस जे किसके बराबर आ रहा था प्लस के, यहां पर जे क्रॉस आई किसके बराबर होगा माइनस के। सिमिलरली आपको यहां पर जब आप इसको चेंज करोगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, जब आप इसको पहले लिखोगे तो यहाँ माइनस, तो ये कंसेप्ट है। तो आप इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में इसी कंसेप्ट को आप यूज कर सकते हैं। अब ये मिटाऊंगा क्योंकि इस केस में अभी हमारा बोर्ड ज्यादा जगह लेगा, तो इसीलिए इन कंसेप्ट को मिटाऊंगा और इसको भी मैं कोशिश करूंगा मिटा लूं। बस आप लोग अपने कॉपीज के अंदर नोट कर लो, वहां से आगे कंटिन्यू करो। अब वही पांचवी प्रॉपर्टी ही है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इस केस में ए वेक्टर को मैं रिजोल्व कर दूंगा ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट वेक्टर। कितने पॉसिबल यूनिट वेक्टर्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स? 3, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। और उसी तरह स्टूडेंट्स सेकंड केस में बी वेक्टर के, इसके भी 3 पॉसिबल हो सकते हैं, 3 एक्सिस हो सकते हैं एक्स वाई और जेड, और इसका भी आप लिखते हैं बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब आपको सेकंड केस में क्या करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका मतलब ए वेक्टर को बी वेक्टर से क्रॉस करें। ए वेक्टर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। बीच में क्या है स्टूडेंट्स क्रॉस है, और क्रॉस के बाद लिख दें बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो यहां तक बात क्लियर है स्टूडेंट्स आप लोगों को? अब देखें, अब बीच में क्रॉस है तो जाहिर सी बात है ए एक्स को, इसको सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई कर दें, इन तीनों से। इसको सबसे पहले इन तीनों से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, ए एक्स आई के मल्टीप्लाई हो जाएगा बी एक्स आई कैप से। ए एक्स मल्टीप्लाई हो गया बी एक्स से, और आई कैप को क्या लिख दें ब्रैकेट के अंदर क्रॉस फॉर्म में लिखते हैं। और बीच में क्या है, अब यहां भी प्लस वहां भी प्लस, तो प्लस प्लस प्लस। फिर से ए एक्स आई कैप को इससे करेंगे तो ए एक्स आई कैप, और अब किसका बन जाएगा आई कैप क्रॉस जे कैप। ए एक्स और बी वाई मैंने लिखना छोड़ दिया, ए एक्स और बी वाई। इसी तरह बीच में प्लस, फिर से प्लस ए एक्स और बी जेड, और अब क्या है आई कैप और क्रॉस क्या है स्टूडेंट्स के कैप। अब ये बहुत डिफिकल्ट है, इसको समझने के बाद मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए करवा रहा हूँ। एक आसान तरीका है डिटर्मिनेंट फॉर्म, उसके जरिए भी हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। पहले आप लोग ये क्लियर कर लो, क्योंकि कुछ कवानीन है, उसूल है, उनका समझना बेहतर है। पहले आप लोगों को उसको समझने के बाद आप डिटर्मिनेंट को समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। तो फिर सेकंड क्या है, प्लस है, इसकी बारी, अब इसकी बारी, इससे आप इन तीनों को कर दें। जब करेंगे तो क्या होगा, ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स, अब यहां जे कैप यहां आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप। फिर बीच में प्लस ए वाई बी एक्स का काम हो गया जे क्रॉस आई। थोड़ा बहुत ही एहतियात से ये काम करना है, अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो आपका आंसर गलत आ सकता है। फिर बीच में प्लस, अब ए वाई को बी वाई से करें, ए वाई बी वाई जे और जे, जे क्रॉस जे। फिर बीच में प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के। ये तीनों केसेस में डिफरेंट पेन से कर रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। फिर प्लस इस लास्ट वाले को इन तीनों से कर दें, प्लस ए जेड बी एक्स के और क्रॉस आई के। फिर बीच में प्लस, यहां भी प्लस
ए जेड सेकंड टर्म से बी वाई के यूनिट वेक्टर साथ में क्रॉस लिखते हैं, सॉरी यहाँ पर क्रॉस आपको लिखना लाजमी है, ए जेड बी वाई सेकंड से, और आखिरी में लास्ट क्या बचा, ए जेड बी जेड और के क्रॉस के। अब यहां पर जो कटते हैं उनको क्या करो, काटो। अब आई क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड क्या आता था स्टूडेंट, नल वेक्टर। इसका मतलब जब नल वेक्टर आएगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, खत्म। या क्या बचेगा, एक नल वेक्टर। मैंने आपको बताया या नल वेक्टर को लिखें या ना लिखें, जीरो मत लिखना है, या नल वेक्टर लिखें या ना लिखें। तो स्टूडेंट्स ये बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी कि ax bx i यूनिट वेक्टर क्रॉस i यूनिट वेक्टर, i क्रॉस i क्या होता है, हमेशा नल वेक्टर होता है। और आप नल वेक्टर का रिजल्ट डाला और क्या आएगा, नल वेक्टर। या आप लिखें या ना लिखें, जीरो मत लिखना है। अब इस केस में देखें i क्रॉस j को समझने के लिए फिर से वो डायग्राम बना रहा हूं ताकि आप लोग अपना कंसेप्ट क्लियर करें। ये i, ये j और ये k, i क्रॉस j क्या मिलता है स्टूडेंट्स, i क्रॉस j क्या मिलता है स्टूडेंट्स, k। समझ में आया ना। अब मैं इसको वन बाय वन यहां पर नीचे लिखूंगा, जो बचेगा ax by i क्रॉस j क्या मिलता है स्टूडेंट्स, k मिलता है। इसी तरह आगे बढ़े स्टूडेंट्स, प्लस ax bz i क्रॉस k की बात हो रही है, i क्रॉस k इस तरफ मूव हो रहा है। इसका मतलब i क्रॉस k क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, माइनस का jk। मैंने आपको बताया था इस तरफ मूव करना और इस तरफ मूव करने में रिलेशन की, एक में प्लस में आ रहा है, एक में माइनस में आ रहा है। उसी तरह आगे बढ़े स्टूडेंट्स, आगे चले जाएं। अब आगे है ए वाई बी एक्स, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसके बाद डिटरमिनेंट वाला आसान है, पहले इसको समझना लाजमी है। जे क्रॉस आई। अब इस केस में देखें, जे को आई से क्रॉस करना है, यहां भी उलट है, जे से आई को क्रॉस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का के। तो अब आगे बढ़े, फिर बीच में प्लस ए वाई बी वाई। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, जे क्रॉस जे हमेशा क्या आता है, नॉन वेक्टर, और इसको लिखना नहीं, ये खत्म हो गया। और प्लस ए वाई, क्योंकि नॉन वेक्टर आर्बिट्री होता है, इसको करो या ना करो, ये एक ख्यालों में एक चीज होता है। अब ए वाई बी जेड जे क्रॉस के। अब देखिए यहां पर इस तरफ मूव हो रहा है, इसका मतलब इस तरफ क्या मिलेगा, आई के, ये प्लस में मिलेगा, ये क्या मिलेगा, प्लस में मिलेगा। जे क्रॉस के इस डायरेक्शन में क्या मिलता है, आई के। और फिर बीच में प्लस ए जेड बी एक्स। अब यहां पर देखें के क्रॉस आई मतलब ये भी रेगुलर रिदम में है, के क्रॉस आई क्या मिलता है स्टूडेंट्स आपको, जे के। इसी तरह प्लस ए जेड बी वाई और के क्रॉस जे देखें, अब ये उलट है इस तरफ, के क्रॉस जे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स आपको, माइनस का आई के। और उसी तरह आगे बढ़े, लास्ट में ए जेड बी जेड, और ये भी क्या मिलता है स्टूडेंट्स आप लोगों को, नल वेक्टर मिलता है। क्या मिलता है स्टूडेंट्स आप लोगों को, नल वेक्टर मिलता है। तो ऊपर वाले को रब करता हूं और वहां से आगे मैं कंटिन्यू करके आपको फाइनल रिजल्ट पे लेकर आता हूं कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या बना, ए वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट फाइनली क्या बना। कि आप यहां पर देखें, ए एक्स बी वाई और साथ में क्या है, के प्लस माइनस क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस ए एक्स बी जेड और साथ में क्या आ गया स्टूडेंट, जे के। और उसी तरह आगे प्लस माइनस ए वाई बी एक्स और साथ में क्या आ गया स्टूडेंट्स, के। और उसी तरह आगे बढ़े, प्लस ए वाई बी जेड और क्या आ गया स्टूडेंट्स, आई के। उसी तरह आगे मूव करें, प्लस ए जेड बी एक्स और क्या आ गया स्टूडेंट्स, जे के आ गया। और प्लस माइनस क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस, और ए जेड बी वाई और आगे क्या आ गया, आई के। और यहां से ये क्या बात साबित हो गई कि इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व करने के बाद भी आपको आंसर किस फॉर्म में आ रहा है, यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में आ रहा है। इससे ये बात साबित होती है कि
आप किसको डिस्कस कर रहे हो, वेक्टर क्वांटिटीज को डिस्कस कर रहे हो, वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स को डिस्कस कर रहे हो कि ये वाकई में क्या है वेक्टर से, यहां से भी ये बात साबित हो जाती है। अब इस केस में आप क्या करें, के और के वालों को इकट्ठा कर लें, आई और आई वालों को इकट्ठा करें और जे वालों को इकट्ठा कर लें। तो सबसे पहले सीरीज क्या होगी, आई और आई वालों को इकट्ठा कर लें, फिर जे और जे वालों को इकट्ठा कर लें, फिर के और के वालों को इकट्ठा कर लें। तो हम शुरू करते हैं ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले आई वाले देखें, प्लस आई वाला ये लिखें ए वाई बी जेड, सेकंड आई वाला यहां पर है माइनस ए जेड बी वाई, और आई को क्या निकालें, कॉमन निकालें दोनों में से। फिर जे वालों की बात करते हैं, एक जे वाला यहां पर है प्लस ए जेड बी एक्स, और एक जे वाला यहां पर है माइनस ए एक्स बी जेड, और जे को क्या निकालें स्टूडेंट्स, कॉमन निकालें। और आगे प्लस आखिरी में के वालों को लिखे, प्लस के वाला क्या है ए एक्स बी वाई, और के यूनिट वेक्टर सॉरी ए एक्स बी वाई, और दूसरा के कहां पर है माइनस ए वाई बी एक्स, और बाहर क्या लिखे स्टूडेंट्स के। ये आपका क्या मिला स्टूडेंट्स, फाइनल रिजल्ट मिला। और फाइनल रिजल्ट भी किस फॉर्म में मिला, वेक्टर की फॉर्म में, जब आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व करते हो। तो ये तरीका था, ये जो तरीका था ये बहुत ही लेंथी था। अगर आप इसको सिंपल तरीके से समझना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा, आप लोगों की बुक्स के अंदर बताया गया है वो तरीका भी, वो भी समझ लें आप लोग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा कंसेप्ट लेकर समझिए, आप लोग अपनी रफ कॉपीज में देखें। तो हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, ए वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या थे, ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के। अब गौर से देखना है यहाँ पर। और उसी तरह बी वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या थे स्टूडेंट्स, बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के। अब इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखें। अब इसको क्या करें स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखें। और डिटर्मिनेंट की फॉर्म में किस तरह लिखना है, ये आप लोग मैट्रिसेस चैप्टर पढ़ोगे फर्स्ट ईयर में, तीसरे में आपको वहां पर उसके डिटर्मिनेंट के हवाले से काफी इंफॉर्मेशन बताई गई है। वहां पे जाके आपको ऑर्डर 3/3 का किस तरह डिटर्मिनेंट लेते हैं वो आप लोगों को वहां पर समझ में आ जाएगा। तो इस लेक्चर के अंदर मैं वो बता नहीं सकता हूं क्योंकि वो टाइम ज्यादा लेगा। तो आप उम्मीद करता हूं आप पहले डिटर्मिनेंट को सीखेंगे, उसके बाद डिटर्मिनेंट फॉर्म आसान है क्योंकि वो जो कैलकुलेशन थी लेंथी हो रही थी। डिटर्मिनेंट फॉर्म अगर आपको समझ में आया है तो आप इजीली इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में कर सकते हैं। अब उसका तरीका क्या होता है, आप सबसे पहले दो ब्रैकेट्स बना दें। अब इसमें यूनिट वेक्टर्स कितने यूज हुए स्टूडेंट्स, आई जे और के। तो आई कैप को लिखें हॉरिजॉन्टल में, जे कैप को लिखें और के कैप को लिखें। इसी तरह ए के कंपोनेंट्स लिखें, ए एक्स, इसको दूसरे पेन से लिखता हूं ताकि आप लोगों को क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स समझ में आएगा। अब ए एक्स ए वाई और स्टूडेंट्स ए जेड। उसी तरह बी एक्स बी वाई और बी जेड। अब क्या करें स्टूडेंट्स, एक्सपेंड करें फर्स्ट रो से। इनको रोज कहते हैं। इसमें रोज कितनी है, 3। कॉलम्स कितने हैं स्टूडेंट्स, कॉलम्स कितने हैं, 3। 3 रोज 3 कॉलम्स, आपकी मर्जी है कहां से भी आप एक्सपेंड करो। मगर आप यूजुअली इस केस में यूनिट वेक्टर क्योंकि यूनिट वेक्टर्स एक रो में है, फर्स्ट रो में है, तो आप वहां से क्या करें एक्सपेंड करें। तो यूनिट वेक्टर फर्स्ट से एक्सपेंड करेंगे तो पहली चीज यहां पर देखें, फर्स्ट यूनिट वेक्टर आई लिखेंगे और आई के अंदर क्या होगा, जिस जगह से यूनिट वेक्टर आपने एक्सपेंड किया, ये आई से आपने एक्सपेंड किया है, तो आप क्या करेंगे, आई से जो साइड एक्सपेंड हुई है आप उस साइड के हॉरिजॉन्टल वाली एलिमेंट्स भी और वर्टिकल में जितनी एलिमेंट्स मैंने रेड लाइन से शो किया है, हॉरिजॉन्टल वाली एलिमेंट्स और वर्टिकल वाली एलिमेंट्स को क्या करोगे, रिजेक्ट करोगे। मतलब इन एलिमेंट्स को क्या करोगे, रिजेक्ट करोगे। इन एलिमेंट्स को रिजेक्ट कर दोगे और इन एलिमेंट्स को क्या करोगे, आप सेलेक्ट करोगे, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। अब सेकंड एंट्री की बारी आ जाती है। अब सेकंड एंट्री की बारी आएगी तो सेकंड एंट्री में हमेशा याद रखें, सेकंड एंट्री को हमेशा आप किसके साथ लिखते हो, यूनिट वेक्टर, उसके केस में डिटरमिनेंट के केस में माइनस के साथ लिखते हो। और इस सेकंड एंट्री के केस में क्या आएगा स्टूडेंट्स, अब यहां पर गौर से देखें। अब इस केस में इसके नीचे वाली भी चली गई, इसके हॉरिजॉन्टल भी सारी चली गई, तो क्या बचा, ए एक्स बी एक्स और ये वाले ए जेड बी जेड। और लास्ट में क्या बचा स्टूडेंट, के को प्लस में ही लिखें क्योंकि यहां प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। जबकि इधर इस केस में आपको क्या करना, अगर माइनस है
तो माइनस का ये फार्मूला है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब के कैप के लिए इसके नीचे वाले भी, मतलब यहां फिर से बना रहा हूं, फिर से आप लोगों को समझा रहा हूं, आई कैप, जे कैप और के कैप, और ये क्या है, ए एक्स, ए वाई, ए जेड, बी एक्स, बी वाई, बी जेड। अब इस केस में क्या करें स्टूडेंट्स, के कैप की केस में इन एलिमेंट्स को खत्म करें, ये जो है इनको सेलेक्ट करें, ए एक्स, ए वाई, बी एक्स, बी वाई। तो ये आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आया। बस इसको एक और टर्न देके आप क्या करें, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप आई कैप को लिखें, आप आई कैप को लिखें, ए वाई और बी जेड एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। किस तरह आपको डिटरमिनेंट निकालना है, ये आप बचपन में सीखे हो 9th क्लास में। ए वाई मल्टीप्लाई हो गया किससे, बी जेड से, और डिटरमिनेंट के फॉर्म में हमेशा बीच में क्या आता है, 2/2 का, तो डिटरमिनेंट निकाला है ना आप लोगों ने छोटी क्लासेस में, और बी वाई ए जेड। उसी तरह आगे माइनस के केस में जे यूनिट वेक्टर बाहर, ए एक्स बी जेड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बीच में क्या है स्टूडेंट, माइनस बी एक्स ए जेड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी तरह बीच में क्या है, प्लस के यूनिट वेक्टर ए एक्स बी वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बीच में क्या आता है स्टूडेंट, हमेशा माइनस और बी एक्स ए वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो तरीका जो आप थोड़ी देर पहले इतने लंबे फार्मूले के साथ, इतने लंबे प्रोसीजर के साथ लेकर आए थे, डिटरमिनेंट ने आपको 2 स्टेप्स में उसका आंसर लाना सिखा दिया। तो आप दोनों तरीकों को समझ लें, क्योंकि डिटरमिनेंट का तरीका मैंने पहले इसलिए नहीं करवाया क्योंकि वो तरीका समझना आप लोगों के लिए जरूरी था। उस तरीके को समझने के बाद आप डिटरमिनेंट को समझ सकते थे, क्योंकि उस तरीके में जो कंसेप्ट थे आपको रिवाइंड हो रहे, आपको रिविजन हो रही थी कि आई क्रॉस आई क्या होता है, आई क्रॉस जे क्या होता है, जे क्रॉस आई क्या होता है, ये कंसेप्ट भी आपको पता हो गए, आपकी रिवीजन हो गई, और डिटरमिनेंट के जरिए आपको शॉर्टकट तरीका भी पता चला। तो अब स्टूडेंट्स हम लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट के हवाले से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने इसको नहीं समझा तो समझ लें कि आप लोगों को फिजिक्स समझ में नहीं आई। तो लास्ट जो प्रॉपर्टी क्रॉस प्रोडक्ट की, तो मैं लिख देता हूं लास्ट प्रॉपर्टी, छठी जो प्रॉपर्टी थी, ये यूनिक है, ये स्पेशलिटी है क्रॉस प्रोडक्ट की डॉट प्रोडक्ट से, कि इसमें ये वाली प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। ये प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट के केस में स्टूडेंट्स नहीं है। तो इस केस में ये प्रॉपर्टी क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ parallelogram formed by A and B are adjacent sides of parallelogram। अब यहां पर देखें स्टूडेंट, इसको समझने के लिए सबसे पहली चीज मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल पेश करता हूं। एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम का मतलब क्या है, आपके पास ए वेक्टर था, उसी तरह स्टूडेंट्स आप लोगों के पास क्या था, बी वेक्टर था। अब यहां से प्रोजेक्शन ड्रॉ करें, इसी की ही प्रोजेक्शन अगर साया बना दें, तो ये एक पॉइंट है, इसको आप ओ कहें, इसको आप बी कहें, तो ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, एक पैरेललोग्राम बन गया। अब इस पैरेललोग्राम को समझने के लिए अब यहाँ पर देखें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या फर्क है स्टूडेंट्स, ए बी सी डी। रेक्टेंगल में हर एंगल कितने का होता है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री का होता है, और रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। जबकि इस पैरेललोग्राम के केस में क्या होता है, हर एंगल 90 का नहीं होता है। तो इसका मतलब, और पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या होता है, पैरेललोग्राम का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब इसको समझने के लिए आप क्या करेंगे, ए से अभी हमने पढ़ा था क्या, ए क्रॉस बी बराबर है किसके, ए बी साइन थीटा के। ए क्रॉस बी किसके बराबर है, ए बी साइन थीटा के। तो अब हम क्या करेंगे, बी से एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे किसके ऊपर स्टूडेंट्स,
थीटा के ऊपर, और इसका एंगल कितना है स्टूडेंट्स 90 डिग्री। कितना है स्टूडेंट्स 90 डिग्री। और ये क्या है बेसिकली हाइट है। तो जब हम बात पैरेललोग्राम की करते हैं तो पैरेललोग्राम क्या है लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो इसका मतलब जब हम लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट का फार्मूला लगा देंगे तो लेंथ क्या है बेसिकली, इस केस में लेंथ जो है ए वेक्टर को बता रही है। लेंथ बेसिकली क्या है ए, और जबकि ये जो हमने लाइन ड्रॉ की, ये प्रोजेक्शन है बी का किसके ऊपर, ए के ऊपर, और ये क्या बता रहा है बी का ये एक एक्स कंपोनेंट बना और बी का एक वाई कंपोनेंट, और बी का वाई कंपोनेंट क्या होता है स्टूडेंट बी साइन थीटा होता है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा बी साइन थीटा। इसका मतलब ये वो फार्मूला है जिसके जरिए आप पैरेललोग्राम का एरिया मालूम कर सकते हो। मतलब जितना भी जब आप लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट करोगे, इसका मतलब एरिया की वैल्यू मिसाल के तौर पर 4 है और उसी तरह बी की वैल्यू 3 है, और एंगल आपको अगर पता है मिसाल के तौर पर एंगल कितना है, कोई भी एंगल हो सकता है, तो एंगल की वैल्यू मालूम करें। मिसाल के तौर पर आपको आंसर मिला 90 है, तो साइन 90 कितने के बराबर होता है स्टूडेंट, साइन 91 के बराबर होता है। आपको आंसर क्या मिला 12। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा करोगे, जो वैल्यू आएगी इसका मतलब ये वैल्यू सारी क्या है, एरिया है किसका, पैरेललोग्राम का। क्योंकि पैरेललोग्राम का फार्मूला भी किसके बराबर था, ए बी साइन थीटा के बराबर था। इसका मतलब ए बी साइन थीटा आप लोगों ने निकाला, इसका मतलब जो भी वैल्यू आई ये सारा क्या बता रहा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को। जब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इसका मतलब ये है ए वेक्टर जितना बड़ा होगा और बी वेक्टर भी जितना बड़ा होगा, उसी तरह पैरेललोग्राम एरिया में क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। इसका मतलब एरिया को जितना बढ़ाना है, इसका मतलब दोनों वेक्टर्स को ए और बी को क्या करोगे, बढ़ाओगे, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या बनेगा, खुद ब खुद बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर यही बात कही है स्टूडेंट्स कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसका मतलब इस ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड था, बेसिकली फार्मूले से ये बात साबित हो गई कि वो किसके बराबर था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर था। और ये पैरेललोग्राम किस तरह बना था, फॉर्म बाय ए एंड बी। ए और बी को एडजेसेंट साइड्स को हमने क्या किया, इसका शेडो टाइप बनाया, इसको मजीद प्रोजेक्ट करके क्या बनाया, एक पैरेललोग्राम की शक्ल दी। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आई होंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था पेपरों के हवाले से। तो आप इस तरह की इंटरेस्टिंग इल्म से भरी हुई वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज का ये वीडियो हम एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।